हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का वो चल रहा है लेक्चर्स। तो एमसीक्यू सीरीज़ में हमने क्या क्या, कल हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे, ठीक है, कुछ बताए थे, आपको बताया था कि कैसे सॉल्व किया था। तो उसमें से एक एमसीक्यूज़ पे किसी का डाउट रह गया था शायद मे बी कि एज क्या है कुछ करके। तो इसमें बोला था कि लीगल एज क्या है शादी की मैनी कंट्रीज़ में, मैक्सिमम मतलब दूसरी कंट्रीज़, मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं, क्या एज लीगल एज है, तो वो 18 ही है लीगल एज मैरिज की, ठीक है। ये एक डाउट था जिसका भी था। तो अगर क्लियर हो गया हो तो वो कमेंट आज भी कर सकते हैं कि क्लियर है। और एक डाउट था इस मैरिज का, प्रीनuptial जो एग्रीमेंट होता है उसका क्या पर्पज़ होता है, क्या है प्रीनuptial एग्रीमेंट, और पूछा था कि प्रीनuptial एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो इसका क्या पर्पज़ होता है, ये होता है प्लान फॉर डाइवोर्स, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है प्रीनuptial एग्रीमेंट है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसके बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। तो लोग कौन होंगे, शादी जिनकी है वो कपिल है ना, वो दो होंगे जो क्या शादी से पहले अपने मतलब उनका एक एग्रीमेंट होता है। मीन्स शादी, अब शादी हो जाएगी तो उसके बाद कोई एग्रीमेंट नहीं होता, उससे पहले ही एक एग्रीमेंट होता है। कौन करते हैं, वो कपिल आपस में करते हैं। किसके किसके रिगार्डिंग होता है वो एग्रीमेंट, वो कंसर्न किया जाता है उसकी जो ओनरशिप है, जो भी उसके पास एसेट्स हैं, ठीक है, उसके मतलब उसका हक उसको मिले। कब, अगर वो जो मैरिज जो है फेल हो जाती है तो, ठीक है, उस टाइम वो एग्रीमेंट होता है जिसको प्रीनuptial एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रीनuptial एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जैसे कि तलाक के बाद, जैसे अब प्रीनuptial एग्रीमेंट मीन्स जो उस टाइम उसने बताया हो कि अगर ये एग्रीमेंट, ये शादी नहीं होती है, जो जो चीज़ें उसने, जो जो एसेट्स उसने बताए हो, जैसे कि हिंदू मैरिज में भी बोले तो हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई मैरिज जो कोई डाइवोर्स देना है तो उसकी वाइफ का पूरा हक रहता है कि उसकी प्रॉपर्टी से वो कुछ कुछ आधी प्रॉपर्टी उसकी भी हो जाए, है ना। वो होता है, मीन्स के कौन सा एक्ट वो होता है, एग्रीमेंट वो होता है प्रीनuptial एग्रीमेंट, ठीक है। प्रीनuptial एग्रीमेंट किस लिए होता है, ये प्लान फॉर डाइवोर्स होता है, ठीक है। इसका पर्पज़ होता है कि अगर डाइवोर्स के टाइम जो भी उसके एसेट्स हैं वो क्या हो, वो डिवाइड हो, बराबर डिवीजन हो, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ एसेट्स इज इवेंट ऑफ डाइवोर्स, है ना, डाइवोर्स के टाइम, ठीक है। जैसे कि प्रीनuptial एग्रीमेंट मैंने बताया, जैसे कि इनमें मुस्लिम मैरिज में भी होता है ये प्रीनuptial एग्रीमेंट, है ना। कैसे होता है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, मैरिज करने से पहले वो महर जो देते हैं लड़की को, ठीक है, उस पर पूरा हक किसका होता है, उस लड़की का होता है। अगर वो डाइवोर्स ले तो उस टाइम वो प्रीनuptial एग्रीमेंट के तहत वो क्या करती है, वो अपना वो जो भी डिवीजन्स होगी वो उस टाइम उससे अपने हस्बैंड से ले लेगी, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात थी। हाँ, तो ये था आपका क्या प्रीनuptial एग्रीमेंट। अगर ये समझ आ गई हो तो आज कमेंट कर लेना कि हाँ ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन, ठीक है, शायद 13 क्वेश्चंस किए थे। तो 14 वाला क्वेश्चन क्या था, अब बाकी के आज कर लेंगे। इस क्लास के बाद आपके नेक्स्ट एमसीक्यूज़ होंगे फैमिली पे, ठीक है। खुद भी थोड़ा पढ़ के आ जाना ताकि ये आपको भी पता चले, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखा दी, एक्सप्लेनेशन नहीं दिखानी थी बट दिखा दी, पता नहीं चला मुझे भी, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस तो आपने आंसर तो देखा है बट फिर भी बोलता है क्या, क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आनी चाहिए ताकि आपको 4 के 4 ऑप्शंस पता भी होने चाहिए। उसी के तहत आप क्या करते हो, आप ये क्या बोलते हैं इसको, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, ठीक है। बोलता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर मैरिज, क्या हमने वो टर्म बतानी शादी के लिए जो डैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ए रोमांटिक लव, जो प्यार के बेस पे मैरिज नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब रोमांटिक लव मीन्स अपने जो प्यार करते हो किसी से तो उसके हिसाब से वो मैरिज नहीं होती, नॉट लगा इसको, नॉट बेस्ड ऑन रोमांटिक लव बट इज़ अरेंज्ड बाय फैमिलीज़, जो फैमिली की ही, माँ बाप की ही मर्ज़ी से, फैमिली की मर्ज़ी से क्या हो, शादी हो, है ना, मैच मेकर्स जिनको बोलते हैं हम, या मैच मेकर्स की वजह से हो, तो उस वाली मैरिज को क्या बोलते हैं। आपको पता है लव मैरिज भी नहीं होती है, शॉटगन मैरिज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया है कि ये वो मैरिज है जो फोर्सफुली हो, है ना। रीज़न ये भी रहता है कि क्या है, शादी से पहले ही कोई लड़की या क्या हो प्रेग्नेंट हो तो वो क्या होते हैं, वो फोर्सफुली शादी होती है ना। कोई भी फोर्सफुली मैरिज जब होती है तो उसको शॉटगन वेडिंग बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है। मोनोगैमस मैरिज होती है, एक
वुमेन की एक ही हस्बैंड हो या एक हस्बैंड के एक ही वो वाइफ हो, तो वो होता है मोनोगैमस मैरिज। तो ये 3 ऑप्शन पहले ही नहीं आते हैं इसमें। तो इसके अलावा रही अरेंज मैरिज, और आपको पता है अरेंज मैरिज ही ऐसी मैरिज होती है जो फैमिली या मैच मेकर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा आंसर, मैंने बोला आपको ये अरेंज मैरिज होती है ना, जो फैमिली अरेंज करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज आर द यूनियंस वेयर फैमिली और मैच मेकर्स प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल, है ना, वही हमारे सिलेक्टिंग सपोज करती है, चाहे लड़के की शादी हो लड़की की शादी हो, तो फैमिली ही क्या करती है, उसको चूज़ करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अरेंज मैरिज। चाहे उसके सोशल स्टेटस देख के, कंपेटेबिलिटी देख के, है ना, फैमिली के रिलेशंस देख के, तो उसी के हिसाब से क्या कौन सी मैरिज होती है, वो अरेंज मैरिज होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और दूसरा कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द लीगल टर्म फॉर लिविंग टुगेदर एज अ मैरिड कपल विदाउट गेटिंग ऑफिशियल मैरिड। देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आपको अगर आपने लेक्चर सुना हो मैरिज पे, तो इसीलिए मैरिज या कोई भी लेक्चर हो 2-2 3-3 लेक्चर इसीलिए जाते हैं लेंथी, क्योंकि आपका हर कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ऐसे ये नहीं पूछेंगे कि जो आपको पता है, ठीक है, वो वही पूछते हैं जो आपको नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है, लीगल टर्म, लॉ टर्म के बिल्कुल, मतलब लीगल टर्म किसके लिए, कि लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने के लिए, एज ए मैरिड कपल, आप एक साथ रह रहे हो जैसे एज अ मैरिड, लेकिन विदाउट गेटिंग ऑफिशियल मैरिड, और लेकिन आपने शादी नहीं की है, ऑफिशियली आप मैरिड नहीं हो, जिसको आप बोलते हो, आपने सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप सुना होगा आपने, है ना, जिसमें क्या होते हैं दो कपल एज अ मैरिड साथ रहते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली या बोलोगे फॉर्मली मैरिड नहीं होते, वो शादीशुदा नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं, समझो एक ये किसी ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है, जब मैन और वुमेन क्या होते हैं एक साथ रहते हैं, ठीक है, रहते हैं एज अ मैरिड पीपल, लेकिन विदाउट गेटिंग फॉर्मली मैरिड, ठीक है, वो शादीशुदा, फॉर्मली उनकी कोई शादी नहीं हुई होती है, तो उसमें वो कौन सी टर्म होती है जिसमें वो आता है। तो अगर आपने ये पढ़ा हो तो मैंने आपको तब भी बताया था, इसको कॉमन लॉ मैरिज भी बोलते हैं ना, कॉमन लॉ मैरिज होती है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग इस कॉमन लॉ मैरिज के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, आप ऑफिशियली तो ये फॉर्मली या ऑफिशियली मैरिड नहीं होते हो, लेकिन आप लिव इन जो नया है लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, एक साथ रहते हो, लिविंग टुगेदर एज ए मैरिड कपल बट विदाउट गेटिंग अ फॉर्मली मैरिड, ठीक है। तो उस टर्म का नाम क्या था, टर्म का नाम मैं अभी भी बता देता हूँ, है ना, कनक्यूबिनेज बोलते हैं उसको, CONCUBINAGE, ठीक है, NAGE। तो इस पर अच्छे से नहीं भी लिखा गया हो, मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो CONCUBINAGE। कनक्यूबिनेज मीन्स कि ये वो वाली शादी जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो कोहैबिटेशंस तो आपको पता है, कोहैबिटेशंस क्या होता है, साथ रहना, है ना, खाली साथ रहने को हम ये नहीं बताते, और या डोमेस्टिक पार्टनरशिप को नहीं बताते, सिविल यूनियन को नहीं बताते, तो लेकिन जो कॉमन लॉ मैरिज होती है वो ऐसे ही यही होती है, ठीक है, उसी के अंडर आता है ये कॉमन लॉ मैरिज में, कनक्यूबिनेज बोलते हैं उसको, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें आप एज अ फॉर्मली या एज अ ऑफिशियली आप मैरिड नहीं होते हो, बट रहते हो जैसे आप मैरिड हो, ठीक है, उसको हम लिव इन रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक। तो और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, हाइपरलोमा, प्रतिलोमा, अनुलोमा, ठीक है, ये सारी क्या हैं, ये मैरिज हैं, ये आपने पढ़ी भी होगी, चलो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहा ये MCQ सॉल्व करने के बाद। तो मैंने आपको बोला कॉमन लॉ मैरिज रेफर करती है एज अ लीगल स्टेटस दैट रिकॉग्नाइज एज ए कपल एज मैरिड बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन विदाउट अ फॉर्मल सेरेमनी, है ना, बेशक वो एज अ रस्म रवाज के हिसाब से बोले कॉमनली, मतलब वो शादी तो नहीं हुई होती उनकी, लेकिन क्या होते वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, वो एक साथ रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम, उसको उस मैरिज को क्या बोलेंगे, कनक्यूबिनेज बताएंगे, लेकिन इसमें कॉमन लॉ मैरिज में होता है वो, ठीक है, उसके लिए उसमें डिनोट होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी तो कमेंट में भी बोलना कि समझ भी आई है, जैसे कि आप कमेंट करते रहते हो, ठीक है,
जिस जो ऑप्शन जो अपने क्वेश्चंस ठीक भी कर रहा है वो भी कमेंट कर सकता है कि हाँ इतने क्वेश्चंस ठीक हुए, ठीक है। जो टर्म समझ नहीं आती है मैं नेक्स्ट डे आपके कमेंट देखता हूँ तो फिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो क्या था। अब इसमें बोलता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ लीगल प्रोसेस। देखो याद रखना कि जब टर्म की बात आ गई, लीगल प्रोसेस की बात आ गई, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। बोलता है ऐसी कौन सी टर्म है, क्या टर्म है जो लीगल प्रोसेस डेट डिक्लेयर्स अ मैरिज नल और वाइड एज इफ़ इट इज़ नेवर एग्जिस्टेड। अगर कोई ऐसी मैरिज है डिक्लेयर होती है कि ये मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये फ्रॉड है, ये मतलब ये मैरिज लीगल नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सी टर्म्स है जो इस चीज़ को क्या करे, या वाइड करे या नल, जिस नल एंड वाइड कर देती है ना। वाइड आपको पता है ना, एक किस्म का समझो खाली, खोखला, झूठ, एम्पिटी, जिसको हम खाली बोल सकते हैं, खोखला होता है VOID, वॉइड मीन्स, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मैरिज है जो झूठी होती है, होती ही नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो लीगल, उसके लिए कोई टर्म है जो यूज़ होती है, ठीक है, वो मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कौन बताएगा कि ये कौन, तो बताएगा कौन, आपको खुद देखना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो इसके लिए यूज़ होती है। सेपरेशंस भी अलग ही होना होता है लेकिन ये कोई लीगल प्रोसेस में नहीं आती है, ठीक है। डाइवोर्स भी अलग होना होता है लेकिन डाइवोर्स तब होता है, डाइवोर्स होता है जब आपकी जो शादी हुई हो, फिर उधर उससे क्या करते हो, शादी के बाद आप तलाक लेते हो, तो वो होता है डाइवोर्स, वो उसके लिए यूज़ होता है, ना कि इसके लिए कि जो मैरिज डिक्लेयर की गई हो कि ये शादी ही लीगल नहीं है। डाइवोर्स उधर होगा जो लीगल शादी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैरिज है जो पहले ही डिक्लेयर है कि वो क्या है, वो मैरिज जो है वो नल है, वाइड है, मतलब है ही नहीं, वो खाली है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेपरेशंस भी नहीं है, डाइवोर्स भी नहीं है। एक होता है अनुलमेंट। अनुलमेंट मतलब क्या होता है, अनुलमेंट ही होता है, अनुलमेंट ही इसके लिए यूज़ किया जाता है। अनुलमेंट होता है रद्द करना या कैंसलेशन की बात होती है, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, अनुलमेंट, रिजोल्यूशंस नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ अनुलमेंट क्या होता है, जो मैंने ऊपर बताया वही होता है अनुलमेंट। अनुलमेंट क्या होता है, ये लीगल डिक्लेरेशन होती है डैट ए मैरिज इज़ इनवैलिड, जिसमें हम ये बोला जाता है कि जो ये मैरिज है ये इनवैलिड है, ठीक है, ये मैरिज है ही नहीं, ये फ्रॉड है, एज इफ़ इज़ नेवर अकर्ड ऑफन ड्यू टू लाइक फैक्टर, जैसे फ्रॉड बोलते हैं, या कोई क्या करता है दूसरी शादी कर देता है, ठीक है, बाईगैमी कर देता है, ठीक है, इनकैपेसिटी, जैसे कि कोई क्या कर देता है बिना पहली वाइफ को डाइवोर्स दिए दूसरी शादी कर देना, ठीक है। एज अ लीगल, एज ए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम अगर बात करें तो जब शादी होती है किसी की, अगर वो दूसरी शादी करता भी है तो वो विदाउट पहली मैरिज, अगर उसने पहले ही शादी की हुई है और वो उसकी वाइफ मतलब है, अभी डेथ नहीं हुई है या डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो विदाउट डाइवोर्स उसके पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरी शादी करे। तो अगर वो दूसरी शादी करता है तो वो क्या माना जाता है, वो इलीगल, वो उसकी जो वो मैरिज है वो इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मतलब हक किसका रहता है, उसी का जिसकी पहले शादी हुई हो, ठीक है, एज अ लीगली, क्योंकि लीगल प्रोसेस की बात की है तो एज अ लीगली हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि दूसरी शादी कोई करता है वो पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सी शादियां हो जाती, लेकिन एज अ लॉ ये उसको क्या, वो कौन सा टर्म होती है, वो एनुलमेंट होती है। जो कोई दूसरी शादी करता है तो उसकी मैरिज को क्या बताया जाता है, इनवैलिड, चाहे वो बाईगैमी क्यों नहीं करे, दूसरी शादी करे, अगर उसकी पहली वाइफ है उससे डाइवोर्स नहीं लिया है तो ये मैरिज क्या होगी, इनवैलिड होगी, ठीक है। अगर ये टर्म आपको समझ आ गई हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ी सी नई है आपके लिए, ठीक है। तो वैसे ही अब दूसरा है हमारे पास, क्या है, बोलता है प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है वेडिंग रिंग का। जो अंगूठी पहनाने वाली सेरेमनी है ना, वेडिंग रिंग वाली, उसका क्या प्राइमरी पर्पज़ है, क्या मकसद है, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है ना। पर्पज़ मीन्स मतलब या उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, क्या वजह है, क्या मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब है, ठीक है। हाँ, तो अब बोलो वेडिंग रिंग का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोलता ये कोई फैशन, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ फैशन है तो हम कर रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इतनी मतलब ये चीज़ भी नहीं है, ठीक है। फैशन के हिसाब से हम वेडिंग रिंग नहीं करते। बोलता है दूसरा है सिंबल ऑफ एटर्नल लव है, बिल्कुल ये चीज़ है ना, सिंबल है हमारे कि अपना प्यार
दिखाने के लिए, है ना, एटर्नल लव की बात करता है, तो उसका ही सिंबल है क्या, वेडिंग रिंग। ये आपको पता है। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि आपको वेडिंग सेरेमनी करनी ही करनी, वेडिंग रिंग सेरेमनी करनी ही करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको किसी भी कानून में ये नहीं दिखेगा कि आपको पहले रिंग सेरेमनी करनी है उसके बाद फिर मैरिज करनी है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लीगल रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो या ऐसा भी नहीं है कि प्रूफ नहीं दिखा रहे आप कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, है ना, आपके पास बहुत पैसा है तो तभी आप वेडिंग रिंग करते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिंबल ऑफ एटर्नल लव है, जिसमें क्या होता है, बोलता है वेडिंग रिंग्स आर ऑफन एक्सचेंज एज अ सिंबल ऑफ एटर्नल लव एंड कमिटमेंट बिटवीन स्पोजेस, है ना। तो ये आपको पता है। तो ये तो थोड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपका। तो वो क्वेश्चन है इन ए पॉली एंड्रस मैरिज। हाँ, अभी अच्छा क्वेश्चन भी है और ये आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दोगे। बोलता है इन अ पॉली एंड्रस मैरिज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप डायनेमिक अमंग्स स्पोजेज, ठीक है। इसका रिलेशन क्या रहता है, क्या डायनेमिक, क्या चेंजेस होती है एक स्पोजेज में, क्या चीज़ें देखते हो आप पॉली एंड्रस में। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको याद नहीं रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या बताया था, पोली एंड्रस। मैंने बोला है पोलीगैनस, पोलीगैमस, पोलीगाइनस और पोलीगैमस में फ़र्क है, पोली एंड्रस में फ़र्क है, ठीक है। पोली वही होता है, पोली हर जगह आपको मैनी ही होता है, एक से ज़्यादा होना मतलब पोली, ठीक है। पोली होता है मैनी और एंड्रस होता है मेल के लिए यूज़, एक से ज़्यादा मेल का होना किसी वाइफ के साथ। तो वो एक वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड होना पोली एंड्रस होता है। एक से ज़्यादा किसी हस्बैंड की वाइफ्स होना पोलीगाइनस होता है, ठीक है। पोली होता है मैनी जिसके साथ पोली लग गया, अगर एंड्रस के साथ लगा मीन्स मेल के साथ लग गया, मेल ज़्यादा है। गाइनी के साथ लगा मतलब फीमेल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें लगा है एंड्रस के साथ मतलब इसमें मेल ज़्यादा हैं। तो आप बोलो वन हस्बैंड मल्टीपल वाइफ्स, ये ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, मैंने बोला है एंड्रस होता है मेल के लिए यूज़, इसमें मैनी हस्बैंड आने चाहिए थे और एक वाइफ आनी चाहिए। दूसरा है वन वाइफ मल्टीपल हस्बैंड, बिल्कुल सही बात है। पॉली एंड्रस मैरिज वो होती है जिसमें क्या होता है, एक वाइफ होती है और उसके बहुत से हस्बैंड्स होते हैं, ठीक है, पॉली एंड्रस होते हैं। तो ये ठीक है। फिर बोलता है इक्वल पार्टनरशिप अमंग ऑल स्पाउसेस। आपको पता है अगर किसी के बराबर है तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वन वाइफ वन हस्बैंड, ऐसा नहीं बताएंगे। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्राइमरी स्पोज का होना, इसको भी हम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सही आंसर यही था कि एक वाइफ का होना और एक से ज़्यादा उसके क्या है, हस्बैंड होना, तो उसी को बोलते हैं पॉली एंड्रस मैरिज, जिसमें क्या होती है, एक वुमन हैविंग अ मल्टीपल हस्बैंड, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा एक और है, अभी हमारे पास क्वेश्चन एक और है, ठीक है। तो वो है 19। तो इसमें क्या बोलता है, बोलता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर मैरिज वेयर द कपल डिसाइड टू एंड देयर रिलेशनशिप एम्बिकेबली विदाउट गोइंग थ्रू अ लीगल डाइवोर्स। देखो मतलब कोई लीगल डाइवोर्स नहीं लेगी वो। सुनो अच्छे से समझना इस बात को, इस टर्म को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है व्हाट इज़ द टर्म, ठीक है, ऐसी कौन सी टर्म है मैरिज के लिए जहाँ पे क्या होता है, जो कपल हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करें, है ना। एम्बिकेबली मीन्स के एम्बिकेबली क्या होता है, एम्बिकेबली होता है मीन्स के समझो एक प्यार से, है ना। एम्बिकेबली मतलब दोस्ताना ढंग से बोल सकते हो आप, या मित्र भाव से, है ना, मतलब प्यार से, विदाउट गोइंग थ्रू ए लीगल। उनको कोई डाइवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमदर्दी से वो क्या करते हैं, अपने जो कपल का रिलेशनशिप है, जो अपना रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, उसको ख़त्म कर देते हैं, मतलब मीन्स क्या, हमदर्दी से। तो उस टर्म को क्या बताते हैं, ठीक है, उस टर्म को क्या बताएंगे। अनुलमेंट का मैंने आपको बताया है, ऊपर आपने पढ़ा अनुलमेंट क्या होता है, वो तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना। दूसरा है कि सेपरेशंस होना, अलग हो जाना, उसको हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कोहैबिटेशंस को नहीं बोलेंगे, है ना। कोहैबिटेशन तो साथ रहना, ठीक है, तो वो टर्म भी नहीं होती। इधर होती है कॉन्शियस अनकपलिंग। देखो कॉन्शियस अनकपलिंग क्या होता है, ये रेफ़र करता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन ए वे दैट इज़ रिस्पेक्टफुल, है ना, रिस्पेक्टफुल या कंपनसेटेबल एंड माइंडफुल ऑफ बोथ पार्टीज़, है ना। यही चीज़ें होती है ना, प्यार से किसी रिश्ते को ख़त्म कर देना, उसको हम बोलेंगे कॉन्शियस अनकपलिंग, ठीक है। कॉन्शियस अनकपलिंग क्या होता है, तो कॉन्शियस अनकपलिंग होता है
कॉन्शियस अनकपलिंग होता है, रेफर करता है कि कॉन्शियस होना, एम्बिकेबल डिसीजन लेना बाय अ कपल एंड एंड देयर रोमांटिक रिलेशन विदाउट अ लीगल प्रोसेस। उसमें कोई लीगल प्रोसेस नहीं लगता, वो प्यार हमदर्दी से, मैंने आपको इसलिए बोला है एम्बिकेबली मीन्स मित्र भाव से, दोस्ताना ढंग से क्या करते हैं वो अपने मैरिज को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्शियस अनकपलिंग। तो ये कह दिए आपके एमसीक्यूज़ के। इसके अलावा भी और भी टाइप्स होती हैं, मैंने आपको बताया है, जैसे लेविरेट होता है, सोरोरेट होता है। लेविरेट होता है, ये भी किसी का शायद कमेंट था सोरोरेट लेविरेट के बारे में। तो लेविरेट क्या होता है, इसमें जो होता है लेविरेट में जो हस्बैंड जो वाइफ होती है अगर उसका हस्बैंड की डेथ होती है तो वो अपनी शादी अपने ही हस्बैंड के ब्रदर से करती है, तो उसको लेविरेट बता देते हैं। ठीक है, वैसे ही सोरोरेट क्या होता है, सोरोरेट होता है जो मतलब इसमें क्या बोलते, जो हस्बैंड होता है वो वाइफ, अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद, ये चीज़ें डेथ होने के बाद होती है। ठीक है, डेथ हो जाती है, उसके बाद वो उस अपनी ही वाइफ की सिस्टर के साथ शादी करता है, तो उसको बोलते हैं सोरोरेट। किसी ने ये कमेंट किया था कि अगर वो कज़िन होंगी या कोई दूसरी होंगी उसको सोरोरेट नहीं बताएंगे, उसकी सिस्टर ही होनी चाहिए, वाइफ की सिस्टर को ही की मैरिज को सोरोरेट बताते हैं। ठीक है, तो और होता है एक हाइपरगैमी, एक होता है हाइपोगैमी। ठीक है, या हाइपरगैमी को एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुलोमा। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। एक होती है अनुलोमा जिसको हाइपरगैमी बताते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है, बट मैं ऐसे रिवाइज करवा रहा हूँ कि आज हमारा मैरिज का ये ख़त्म होता है, इसके बाद हम नया स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ये लेक्चर ये बता रहा हूँ थोड़ा सा। हाइपरगैमी, हाइपोगैमी है ना। हाइपरगैमी क्या होता है, हाइपरगैमी का दूसरा नाम है अनुलोमा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ये वुमेन होती है उसका जो स्टेटस होता है ना, वो स्टेटस हाई होता है, और मतलब वो क्या करती है, जो मैरिज करती है वो किससे करती है, वो करती है जो मैन हायर होता है उससे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मैरिज ऑफ वुमेन विद अ मैन ऑफ हायर वर्ना। ठीक है, उसमें जो मैरिज करेगी वुमेन वो किससे करेगी, उससे हायर जिसका स्टेटस है। ठीक है, वुमेन का स्टेटस क्या होता है, लो होता है, किसमें, अनुलोमा में। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं हाइपोगैमी में क्या होता है, या प्रतिलोमा में क्या होता है, अनुलोमा का दूसरा नाम हाइपरगैमी है। ठीक है, हाइपरगैमी या अनुलोमा में क्या होता है, जो वुमेन होता है उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो लो होता है, मतलब छोटी कास्ट की होती है वुमेन, और वो हायर अपने से अपर कास्ट से लड़के से शादी करती है, तो हाइपरगैमी या अनुलोमा। हाइपोगैमी या प्रतिलोमा क्या होता है, मैरिज ऑफ अ वुमेन ऑफ हायर कास्ट टू अ मैन ऑफ ए लोअर कास्ट। ठीक है, मतलब उसमें जो वुमेन होगी हायर कास्ट की होगी और मैरिड करेगी अपने से लोअर कास्ट के मैन से, तो वो हो गया हाइपोगैमी, उसको बोलते हैं प्रतिलोमा। ठीक है, और एक दो और चीज़ें हैं जिसमें मोनोगैमी और क्या बोला था मैंने, पोलोगैमी, मोनोगैमी, पोलोगैमी, और थी कोई मैरिज, ये क्या बोलते हैं एक्सोगैमी बोला था, एंडोगैमी बताया था। ठीक है, एक्सोगैमी होता है जब कोई अपने आउटसाइड कास्ट में शादी करे, आउटसाइड ग्रुप में शादी करे, जैसे कि कोई लोअर कास्ट का अपर कास्ट में या अपर कास्ट का लोअर कास्ट में शादी करता है, तो उसको एक्सोगैमी मैरिज बताते हैं। ठीक है, और एंडोगैमी होता है मैरिज विद इन आउन कास्ट, मतलब अपनी ही कास्ट में क्या करता है, कोई शादी करता है तो अपनी ही कास्ट में अपने ही ग्रुप में शादी करता है, तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। ठीक है, और मोनोगैमी होता है एक हस्बैंड, जिसमें एक हस्बैंड और एक ही वाइफ होती है, तो उसको बोलते हैं मोनोगैमी। मोनो मतलब सिंगल। पॉलीगैमी होती है जिसमें एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड या एक से ज़्यादा वाइफ किसी की होती है, उसको बोलते हैं पोलोगैमी। ठीक है, फिर उसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, पोलोगाइनी और पोलो एंड्रस, है ना। तो पोलीगैनी आपको पता है, गैनी का मतलब फीमेल से रिलेट होता है, और पोली एंड्रस का मतलब मेल से रिलेट होता है। वैसे बस गाइनस फीमेल से होता है, तो जिसमें एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ्स हों वो हो गया पोलीगाइनस, और जिसमें एक वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो पोली एंड्रस। ठीक है, तो और कुछ इसमें है, इसमें फ़िलहाल इतना ही है। ठीक है, इतना ही याद रखो, और बाकी जिसने नहीं देखे हैं लेक्चर्स, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो जिसका कोई डाउट होगा वो कमेंट कर सकता है, कमेंट में बता देना किसका क्या डाउट है, तो हम वो डाउट भी क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ आपका मैरिज ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, आपकी मैरिज ख़त्म नहीं होती, मैरिज का टॉपिक ख़त्म होता है, सब यूनिट का एक पार्ट ख़त्म होता है। अब कल या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम फैमिली के बारे में MCQs लाएंगे, उसके बाद किनशिप पे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। तो ऐसे ही हम जल्दी से जल्दी, अब क्या आपके एक यूनिट आपका इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, जो आएगा वीक, तो फिर हम 2-3 से 4 वीक लग जाएंगे,
4 वीक लगभग आपका पूरे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर्स को, अपने MCQs लेक्चर्स को यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। अब हम फैमिली पे लाएंगे नेक्स्ट। तो इसको आपको पता है, अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है तो बाकी लेक्चर्स भी अब आ रहे हैं, आपको कंटिन्यू मिलेंगे मंडे से। तो आपको बिल्कुल जैसे टाइमिंग बताई है वैसे ही मिलेंगे, तो अभी भी मिल ही रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। अगर आपको लगता है कि आप फ़ायदा उठा पा रहे हो तो ही शेयर करो, ठीक है। नहीं उठा पा रहे हो तो हो सकता है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप फिर कहीं और से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है फिर, ओके बाय, थैंक यू।